हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में और उसमें हमारा एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी आज हम शुरू करने जा रहे हैं और उसका पार्ट है ये पार्ट नंबर फर्स्ट। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर जो राकेश यादव क्लास नोट्स में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं पहले थोड़ा सा इसका बेसिक। देखिएगा क्या समझना है हमें उसके लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, जिसका यह कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। फिर बचते हैं लंब और आधार, जो कि इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर आप एंगल ले रहे हैं ये थीटा, तो इसका मतलब अगर आपने ये थीटा लिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये बचा हुआ क्या होगा? आधार। और अगर आपने एंगल ये ऊपर वाला लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये फिर क्या हो जाएगा? आधार। लेकिन 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण ही होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहां पर लगा सकते हैं, जो कि आपको क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, चलिए। तो अभी जो थीटा लिया है तो इसके सामने वाली भुजा तो लंब है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है और ये क्या हो गया? आपके आधार। ठीक है, तो K4 हम कह सकते हैं कर्ण, L के लिए हम कह सकते हैं लंब और A के लिए हम क्या कह सकते हैं? आधार। और इंग्लिश में मैं आपको बता चुका हूं, ये H हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये B बेस हो जाएगा और ये आपके P परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय ये हुआ। बात करते हैं इसी में आगे की। तो देखिएगा इसमें आगे आपको क्या देखना है, हमें रेशियो याद रखने हैं। और वो रेशियो क्या होंगे? देखिएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और दूसरा रेशियो याद रखना आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये रेशियो किसके हैं? पहली बात तो रेशियो है कितना? ये रहेगा 1 अनुपात √3 अनुपात कितना? 2। और ये रहेगा 1 अनुपात 1 अनुपात ये कितना? 2। ठीक है, अब ये रेशियो किस चीज के हैं? ये रेशियो जो आपका त्रिभुज बनने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल, उस त्रिभुज में जो ये कोण लिखे गए हैं, इन कोणों के सामने आने वाली जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, उन भुजाओं की लंबाइयों के लिए जो इकाइयां हैं, जो यूनिट है, उनके रेशियो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं एक्सप्लेन करके बताऊं इसको, तो देखिएगा इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रखा हमारे पास, ये 90 डिग्री है जैसा कि आपको पता है। इसके सामने अगर मैं कह दूं कि ये है कितना? 80 सेंटीमीटर और ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री, और आपको पूछा जाए कि ये जो भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी, तो हम इस रेशियो से इसका आंसर दे सकते हैं। हमें लाल बट्टा कक्का जो हम करते थे उसमें नहीं जाने की जरूरत है, सीधा ये रेशियो याद रख के हम आंसर कर सकते हैं। तो जैसा ये आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा? 60 ही होगा, क्योंकि तभी तो तीनों का योग कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो अगर हम देखें तो 30, 60 और 90 वाला रेशियो लगेगा। तो मुझे क्या पता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है, जो कि 80 सेंटीमीटर। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के लिए इकाई कितनी है? 2। तो 2 इकाई का मान किसके बराबर है? 80 सेंटीमीटर के। तो हम कह सकते हैं 2 इकाई का मान 80 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 इकाई का मान कितना होगा? 80/2। अब हमें निकालना क्या है? हमें इस भुजा की लंबाई निकालनी थी, जो कि 30 डिग्री के सामने है। तो 30 डिग्री के लिए मान कितना है? 1 इकाई है, तो 1 का मान कितना होगा? 40। तो इस भुजा की लंबाई आ गई सीधी 40 सेंटीमीटर। यही अगर आपको इसका मान निकालना होता तो वो भी निकल जाता। जब आपको पता है कि 90 के सामने कितना है? 80 सेंटीमीटर, मतलब 2 इकाई का मान कितना है? 80 सेंटीमीटर। मुझे 60 डिग्री के सामने वाली निकालनी है, मतलब √3 इकाई का मान निकालना है। तो पहले 1 इकाई का मान निकाल ले, जो कि कितना है? 40। √3 का मान कितना आएगा? 40√3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं आपने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकाल ली इस रेशियो वाले मेथड से। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस करने हैं।
अब आगे देखते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण है उनके बारे में, वो क्या होते हैं। तो देखिएगा जरा, पहले बात कर लेते हैं उन्नयन कोण की, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। थोड़ा सा आइडिया दिया जा रहा है ताकि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, उन्नयन कोण कब बनता है, जब ऊपर की ओर देखा जाए तब बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। जैसे कि आप देखेंगे, ये एक इमारत है, ये धरातल है, यहां से कोई व्यक्ति इस इमारत के शीर्ष को मतलब इसके टॉप को देखता है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा नाम दे दें हम इसे, तो ये होगा आपका कोण कौन सा, उन्नयन कोण, ठीक है। वैसे ही एक दूसरा होता है अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे कहते हैं। तो अवनमन कोण क्या होगा, जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा तो बनने वाला कोण कौन सा होगा, अवनमन। फॉर एग्जांपल ये एक इमारत है, ये धरातल है, इस इमारत के शीर्ष से कोई व्यक्ति इस धरातल पर किसी व्यक्ति को देखता है तो बनने वाला कोण कौन सा होता है, अवनमन कोण होता है। तो क्या ये जो एंगल है ये अवनमन कोण होगा जिसको अल्फा नाम दे दिया जाए, नहीं। रीजन, उसका कारण क्या है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ही हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाए जाते हैं। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन गया, लेकिन यहां पर हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहां पर ये वर्टिकल लाइन है, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो बनेगा कोण वो कौन सा होगा, ये हमने ड्रॉ कर ली यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बनने वाला कोण जो है ये अल्फा जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये होगा आपका अवनमन कोण। अब देखिएगा, एक ही स्थिति के लिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों कोणों का मान आपस में हमेशा बराबर होता है। ऐसा क्यों, उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो देखिए, उसके लिए जैसे कि ये कोई इमारत है, ये धरातल है, यहां से कोई व्यक्ति इस इमारत के शीर्ष को देख रहा है, तो बनने वाला कोण कौन सा हुआ, ये हुआ। कितने डिग्री हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया थीटा का है, तो ये तो हो गया आपका उन्नयन कोण। इसी समय सेम मूवमेंट पर यहां पर कोई व्यक्ति है जो कि इसी व्यक्ति को देख रहा है, तो इसका मतलब ये इसको देख रहा है, तो अब उसके लिए तो अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण क्या ये होगा, नहीं। अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है, चाहे अवनमन हो या उन्नयन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो ये हमने ड्रॉ कर ली, जो कि इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो अब जो बनने वाला कोण है वो ये है, तो क्या इसका मान इसके बराबर होगा, बिल्कुल। उन्नयन और अवनमन दोनों कोणों का मान एक ही स्थिति के लिए बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो दोनों कोण बनकर आए हैं आपके सामने, ये कोण बनकर आए हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट जो एंगल हम कहते हैं, मतलब अल्टरनेट एंगल्स जो है, एकांतर कोण है वो है ये। अब ये एकांतर कोण क्या होते हैं उनको जरा समझ लेते हैं। तो एकांतर कोणों के लिए देखिएगा, जब दो समानांतर पैरेलल लाइंस को कोई एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो Z आकृति में, ABCD वाला जो Z होता है, उस Z आकृति में, चाहे वो Z सीधा बने या Z उल्टा बने, Z आकृति में अंदर की तरफ बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके Z बन रहा है इस तरह से, तो उसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, एकांतर, और इन दोनों कोणों का मान आपस में क्या होगा, बराबर। वैसे ही इसी में और Z कौन सा बन रहा है, ये उल्टा Z बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी एकांतर कोण है, और इन दोनों कोणों का मान भी आपस में बराबर होगा। तो यहां पर भी यही हो रहा है। आप देख सकते हैं Z कहां है, ये देखिए इस तरह से ये Z जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, उस वजह से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, एक समान। और समानांतर रेखा कौन सी होगी, एक तो ये और एक ये, और इनको काटने वाली तिर्यकछेदी रेखा होगी आपके सामने ये, ठीक है। तो एक ही स्थिति के लिए अवनमन और उन्नयन दोनों कोणों का मान आपस में एक समान होता है, क्योंकि वो दोनों ही आपस में एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण क्या होते हैं वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थोड़ा बहुत हमने बेसिक देखा। अब हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, आगे जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो और थोड़ा हम समझ लेंगे, क्या हमको नए जो भी इसके टॉपिक्स है, टॉपिक्स इन द सेंस मतलब जो भी इसकी नई टर्म्स आ रही है,
या नए जो इसके कंसेप्ट है या नए इसमें कोई थ्योरम्स आ रही है, प्रमेय आ रही है, अगर वो जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम आगे समझ लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही समझते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की लंबाई क्या होगी जबकि खंबे की ऊंचाई 9 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। चलिए सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरह के सवालों में। तो सबसे पहले तो बनाते हैं इसका डायग्राम। ये हो गया ऊर्ध्वाधर वर्टिकली कोई पोल जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसकी लंबाई मान लेते हैं h, हाइट ही निकालनी है। जबकि खंबे की ऊंचाई, अच्छा परछाई की लंबाई निकालनी है, तो इसकी खुद की ऊंचाई तो हमें दे रखी है कितनी, 9 मीटर। तो ये लीजिए, ये तो 9 मीटर आपको दे रखा है। आपको निकालनी है इसकी परछाई की कितनी ऊंचाई होगी। एक तरह से परछाई की लंबाई आपको पूछ रहा है। तो देखिए परछाई किधर बनती है, जिधर आपका सूरज होता है या जिधर से यूं कह दे लाइट आती है उसके अपोजिट साइड में परछाई बनती है। तो ये रहा यहां पर सूरज। तो फिर परछाई कहां बनेगी, तो परछाई आपके बनेगी इधर। ये कितनी है हमें नहीं पता, वही हमें निकालनी है, तो इसको हमने मान लिया x। ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा डेफिनेटली। ये इसको मिला देते हैं तो ये बन गया आपका ट्रायंगल। और इस सूरज का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो आपको पता है कि उन्नयन कोण हमेशा कहां बनता है, ऊपर की ओर देखने पर। तो इस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा थीटा दे रखा है, तो थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो आपको वैल्यू निकालनी है इस x की। परछाई की लंबाई क्या होगी, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं सिंपल सा। ये 90 है, ये 30 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 60 डिग्री। अभी हमने ये 60 डिग्री अवनमन कोण नहीं बोला है, सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए एक कोण बोला है जो कि 60 डिग्री है। तो अब आप देख सकते हैं 30, 60 और 90, इसका वाला रेशियो कौन सा लगेगा, रेशियो लगेगा 30, 60 और 90, जो कि 1√3 और क्या है 2, यही लगना है। हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये किसके सामने है, 60 डिग्री के सामने। तो इसका मतलब हमें क्या पता है, ये 9 मीटर है ये पता है, जो कि किसके सामने, 30 डिग्री के सामने। तो 30 डिग्री के सामने की इकाई कितनी, एक का मान कितना है, जो 30 डिग्री के सामने लंबाई है वो 9 मीटर। तो एक इकाई का मान है आपके पास 9 मीटर। क्या हमें एक इकाई ही चाहिए क्या, नहीं, हमें चाहिए इस परछाई का मान जो कि 60 डिग्री के सामने है। तो 60 डिग्री के सामने इकाई कितनी है, √3। तो एक यूनिट की वैल्यू है 9 मीटर, तो √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके 9 इंटू √3 मीटर। और यही आपका 1 सेकेंड में आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो गया आपका 9√3 मीटर, जो कि उस खंबे की परछाई होगी जो कि 30 डिग्री के सूर्य के उन्नयन कोण पर बनेगी। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको कह रहा है कि यदि समुद्री तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अन्वेषण टावर के ऊपरी भाग से एक गार्ड एक शत्रु बोट को, मतलब एक नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कुल मिलाकर जो इतना कहा गया है, सिंपल सी बात यह है कि एक 180 मीटर ऊंचाई पर एक व्यक्ति बैठा है जो कि समुद्र में देख रहा है एक नाव को, ठीक है, 60 डिग्री के अवनमन कोण पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अन्वेषण टावर के तल से नाव की दूरी क्या होगी, तो हमें यह बताना है कि जिस खंबे पर, जिस पोल पर, जिस टावर पर वो बैठा है, उसके तल से वो जो नाव है कितनी दूर है। चलिए देख लेते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो पिछला था। पिछले वाले में हमको खंबे की परछाई निकालनी थी, और अभी इस लैंग्वेज का आप डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा, और वही चीज निकालनी होगी जो पिछले वाले में आपने निकाल के देखी थी। चलिए, समुद्री तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टावर, ये टावर हो गया 180 मीटर का, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ऊपरी भाग से एक गार्ड एक शत्रु बोर्ड को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इसका मतलब ये समुद्र है, यहां पर वो नाव है, यहां वो गार्ड बैठा है जो कि इसको देख रहा है 60 डिग्री के अवनमन कोण पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। तो क्या 60 डिग्री ये होगा, बिल्कुल नहीं,
क्योंकि उन्नयन हो या अवनमन हमेशा किसके साथ बनता है, क्षैतिज रेखा के साथ। तो ये क्षैतिज रेखा हमने ड्रॉ कर ली, तो जो 60 डिग्री है वो कौन सा है, ये है। अब ये 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गया, उसी स्थिति के लिए 60 डिग्री, और ये तो 90 है ही आपके सामने। तो ये 60 और ये 60 क्यों हो गए, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए। अब देखिए, अब मैं त्रिभुज के बारे में बात करता हूं। सिर्फ ये जो आपका ट्राइंगल है, केवल इसके बारे में बात करें तो ट्राइंगल में 3 कोण होते हैं, 180 टोटल होता है, 90 और 60 हो चुका है, तो बचा हुआ कितना होगा, 30। तो ये वाला कोण हो गया आपके 30 डिग्री का। 30 डिग्री अवनमन उन्नयन कुछ नहीं है, सिर्फ एक त्रिभुज का कोण है। अब आपको क्या पता है और क्या निकालना है, हमें पूछा गया है कि बताइए अन्वेषण टावर के तल से नाव कितनी दूरी पर है। नाव ये रही, ये रहा इस टावर का तल, तो इस टावर के तल से ये कितनी दूर है, मतलब इस x की वैल्यू आपको बतानी है। बता सकते हैं, हमें क्या पता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, तो 30 60 90 वाला हिसाब लगेगा। तो आप देख सकते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो रेशियो है वो इस तरह से होता है। अब आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है x का मान जो कि 30 डिग्री के सामने है। हमें क्या पता है 180 मीटर जो कि 60 डिग्री के सामने है, तो 60 डिग्री के सामने √3 है, और √3 की वैल्यू है 180 मीटर। हमें क्या चाहिए, 30 डिग्री के सामने, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी। तो √3 की वैल्यू 180 मीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 180 बटा √3 मीटर। क्या ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ चुका आंसर। लेकिन ये आगे और सॉल्व हो रहा है, तो इसको और अच्छे से सॉल्व करके आंसर बताते हैं। तो 180 को मैं लिख सकता हूं क्या, 60 × 3, तो 180 हो जाएगा। फिर उस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 × √3। तो इस 3 को हमने लिख लिया √3 × √3, और नीचे √3 है ही है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। तो फाइनली मैं आंसर कह सकता हूं 60√3 मीटर जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूटकर झुक जाता है। ठीक है, इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधोभाग से 8√3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से छूता है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही आसान है, बस आपको लैंग्वेज समझकर डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आप समझ लीजिए 80% आपका काम हो चुका है। चलिए, बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूटकर झुक जाता है, तो ये हो गया हमारे लिए बिजली का खंभा, जैसा कि प्रश्न कह रहा है। तो थोड़ा सा इसको छोटा करके इधर हम बना लेते हैं। चलिए डायग्राम यहां बना लेते हैं। यह है आपका पूरा का पूरा बिजली का खंभा। कुछ ऊंचाई से ये टूटकर झुक जाता है, तो वो कुछ ऊंचाई हम मान लेते हैं कि यहां के बाद ये टूटकर झुक गया। इसका मतलब ये जो डॉटेड वाला भाग है ये कहां आ जाएगा, झुककर इधर आ जाएगा। ये आ गया इधर, यहां से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपको, फिर आपको कह रहा है कि इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधोभाग से 8√3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से छूता है। तो इसका मतलब यहां से ये दूरी दे रखी है 8√3 मीटर की, और ये कितना आपके 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पूछ रहा है कि वो 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। चलिए ये एंगल भी दे दिया आपको 30 डिग्री। अब आपको पूछ रहा है उस खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो खंबा कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। तो इसका मतलब ये हाइट आपको निकाल के बतानी है कि ये हाइट जो है, ये हाइट पूरी की पूरी क्या होगी। ठीक है, चलिए, और आपको ये कितना कह रहा है, एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर। चलिए ठीक है, जो जानकारी थी वो सारी ले ली हमने। अब आपको ये पूरी हाइट निकाल के बतानी है। तो ये जो पूरी हाइट आपको दिख रही है 2 भागों में है आपके सामने। कैसे, देखिएगा। एक भाग तो ये हो गया जो अभी भी खड़ा है, और एक ये डॉटेड वाला भाग है जो कि झुककर इधर आ चुका है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको 2 भागों में अगर मैं तोड़ना चाहूं तो इसको मैं नाम दे दूं x, और ये ऊपर वाला जो भाग है इसको नाम दे दिया y, यहां से यहां तक।
जो कि आप देख सकते हैं वही y कहां आ चुका है, अब यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो आपको x और y इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तब आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये भाग तो अभी भी खड़ा है और ये ऊपर वाला भाग जो टूट कर आया वो इधर आ गया, तो y निकाल लूंगा तो x प्लस y करूंगा तो पूरी हाइट निकल जाएगी। चलिए, ये 90 है, ये 30 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा आपके 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए, अब हमारा आंसर आ जाएगा। 30 60 90 का हिसाब चल रहा है, तो आपको पता है रेशियो तो 30 कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिएगा, हमें क्या पता है, हमें 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है 8√3 है। हमें क्या निकालना है, हमें 30 डिग्री के सामने वाली भुजा भी निकालनी है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो भी निकालनी है। तो इसका मतलब 60 डिग्री के सामने 8√3 है और 60 डिग्री के सामने इकाई कितनी है, √3। तो √3 इकाई का मान कितना, 8√3। तो एक इकाई का मान कितना होगा, वो हो जाएगा आपके 8√3 डिवाइडेड बाई √3, मतलब कितना, 8 मीटर। और ये 8 मीटर एक इकाई का मान है, और एक इकाई हमें पता है 30 डिग्री के सामने के लिए होती है, जो कि है x। तो x का मान आ गया आपके सीधा सीधा कितना, 8 मीटर। पर अभी तो हमें ये हाइट निकालनी है, जो कि x और y दोनों का योगफल है, तो y भी निकाल लेते हैं। y कैसे निकलेगा, अब हमें 30 डिग्री के सामने भी पता है और 60 डिग्री के सामने भी पता है। तो 30 डिग्री के सामने x है, जिसकी वैल्यू आई है 8 मीटर और जिसकी इकाई है 1। तो एक इकाई का मान कितना है, 8 मीटर। हमें चाहिए y की वैल्यू, जो कि 90 डिग्री के सामने है। तो 90 डिग्री के सामने इकाई कितनी है, 2। तो जब एक इकाई का मान 8 मीटर है, तो 2 इकाई का मान क्या होगा, 2 इकाई का मान हो जाएगा 16 मीटर। तो अब आपको यही तो पूछा है हाइट क्या होगी, तो हाइट तो हम देख पा रहे हैं सीधा सीधा कि x और y दोनों का योगफल है, यही तो हमारा h है। तो ये हो गया h आपका 8 + 16, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 24 मीटर। तो ये आ गया आपके, इसकी जो हाइट पूछी थी पूरी, ये हाइट निकल कर आ गई आपके कितनी, 24 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जरा। यदि दो खंभों जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं, ठीक है, उनके शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांध दिया जाए, यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, तो उस रस्सी की लंबाई क्या होगी। चलिए, आसान है। सबसे पहली बार डायग्राम बनाना है, फिर ये आसान लगेगा। तो बना लेते हैं इसका डायग्राम। दो खंबे हैं, एक तो है 24 मीटर और एक 36 मीटर, मतलब एक बड़ा एक छोटा है। तो ये हमने बना लिया पहले 24 मीटर वाला, और ये थोड़ा सा इससे बड़ा कर लिया हमने 36 मीटर वाला। ठीक है, ये 24 और ये 36 दोनों मिल गए आपस में। अब कह रहा है कि दोनों के शिखरों को, मतलब दोनों के जो टॉप है, दोनों के जो शिखर बिंदु है, उनको आपस में एक रस्सी द्वारा बांध दिया जाता है। तो ये लीजिए, इनको हमने रस्सी से बांध दिया। फिर आपको कह रहा है यदि यह रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्षैतिज यहां पर हम बना लेते हैं इसके लिए। तो ये लीजिए, हमने ये क्षैतिज बना लिया, ये बनाती है क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण, ये 60 का बनाती है। और इतना तो आपको पता है कि ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो बचा हुआ ये जो कोण है ये कितना रहेगा आपके, 30 डिग्री। तो ये त्रिभुज का हिसाब हो गया ऊपर वाले का। चलिए, अब आपको कह रहा है रस्सी की लंबाई क्या होगी, वो बताइए जरा। तो जरा देखिएगा इधर, यहां से यहां तक ये 24 है, ये 36 जो है ये कहां के लिए है, ये उस पूरी रस्सी की लंबाई है। ध्यान से देखिएगा, ये 36 रस्सी नहीं, इस खंबे की लंबाई है पूरे की। ये 24 है इधर से इधर तक, तो ये 24 है, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 24 ही होगा। पूरा 36 है, उसमें से ये 24 है, तो बचा हुआ ये जो है वो कितना होगा, 36 में से 24 हम कम कर लेते हैं। तो 36 में से 24 हमने कम कर लिया, तो कितना हो गया, 12। तो ये हो गया आपके 12। ठीक है यहां तक। अब आपको निकालना क्या है, रस्सी की लंबाई, जो कि कहां है रस्सी, ये जो यहां से यहां तक की लंबाई दिख रही है, ये आपको ज्ञात करके बतानी है।
तो जरा आप देख सकते हो ऊपर वाले त्रिभुज में ही 30, 60, 90 का हिसाब चल रहा है। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रेशियो आपको पता है ये होगा। अब आपको क्या दे रखा और क्या पूछा है जरा उसके बारे में बात करते हैं। हमें निकालना इस रस्सी की लंबाई, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई। हमें क्या पता है, हमें पता है 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा, जो कि है कितनी, 12। तो 60 डिग्री के सामने कितना, √3। तो √3 इकाई का मान है 12, तो एक इकाई का मान निकालू तो वो होगा 12/√3। पर क्या हमें एक इकाई चाहिए, नहीं, हमें निकालनी है ये रस्सी की लंबाई जो कि 90 डिग्री के सामने आ रही है, और 90 डिग्री के सामने 2 इकाई है, ये तो 1 इकाई का मान है, तो 2 इकाई का मान कितना होगा, 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 12 का 2 से कितना हो गया, 24/√3 मीटर। वैसे तो ये आंसर आ चुका है, लेकिन इसको भी हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 को मैं क्या कह सकता हूं, 8 का 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 24 हो गया। फिर उस 3 को हम लिख लेते हैं 8 गुणा √3 बटा में √3 से √3 गया तो कितना आ गया, 8√3 मीटर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा इस रस्सी की लंबाई के लिए। ठीक है यहां तक। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है किसी पहाड़ी की तली से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, पहाड़ी पर 30 डिग्री की ढाल पर 42 किलोमीटर चलने के बाद में इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी वो ज्ञात कीजिए। चलिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को आराम से कर सके और डायग्राम आराम से बना पाए। चलिए, किसी पहाड़ी की तली से इसकी चोटी का उन्नयन कोण पहले तो आपको कह रहा है 45 डिग्री है। ये हो गई कोई पहाड़ी, यहां से इसका उन्नयन कोण प्रश्न ने पहले ही बोल दिया है कितना है, 45 डिग्री। ये हो गया कितना, 45 डिग्री। ठीक है यहां तक। चलिए, फिर क्या कह रहा है देखते हैं। फिर आपको कह रहा है कि पहाड़ी पर 30 डिग्री की ढाल पर 42 किलोमीटर चलने पर, मतलब यहीं से चलना है, 30 डिग्री की ढाल पर चलना है, तो हम इस तरह से चलना शुरू करते हैं। और ये जो ढाल आपको दे रखी है ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री है प्रश्न के अनुसार। ये 30 डिग्री है, ये पूरा 45 है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला कितने डिग्री हो गया आपके, 15 डिग्री। 30 और 15 45 हो गया टोटल। चलिए, अब आगे क्या कह रहा है जरा वो देखते हैं। ये है आपका 45 जो कि कंप्लीट है। 42 किलोमीटर जाने को कह रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस हो गई हमारी कितनी, 42 किलोमीटर की। ये हो गई 42 किलोमीटर प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 42 किलोमीटर चलने के बाद इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब यहां तक पहुंचने के बाद में ये जो उन्नयन कोण है ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होगा ये उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण आपको पता है क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा, तो ये कोण जो है, ये प्रश्न ये कह रहा है कितना हो गया, ये आपके 60 डिग्री हो चुका है प्रश्न के अनुसार। चलिए, अब आपको यही पूछा जा रहा है कि ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के लिए आपको कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, आपको इसकी ऊंचाई हाइट निकाल के बतानी है। चलिए, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं इसको, देखिएगा। ये 45 डिग्री है पूरा, ये 30 और ये 15 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो है ये कितना है आपके, 90 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 90 है, ये पूरा 45 है, तो फिर ये जो पूरा है ये पूरा कितना होगा, ये पूरा भी आपके होगा 45 डिग्री, पूरा 45 होगा डेफिनेटली। ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये तो 90 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये तो हो गया आपके कितना, 90 डिग्री। तो ये 60 है, ये 90 है, तो फिर ये कितना होगा, 30। ऐसा क्यों,
क्योंकि त्रिभुज बन रहा है एक ये छोटा सा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ही होता है, तो ये तो 90 होगा, फिक्स है। ये 60 प्रश्न के अनुसार हो गया, ये 90 60, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 30। अब ये पूरा 45 है, उसमें से ये 30 है, तो बचा हुआ ये कितना होगा, ये होगा आपके 15 डिग्री। ठीक है यहां तक। तो जरा देखिएगा, एक यहां पर ये त्रिभुज आपको जरूर नजर आ रहा होगा इस तरह का, तो इस त्रिभुज को जरा हम ले लेते हैं। ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो त्रिभुज है आपके सामने, नाम अगर इसको दे दें हम ए, इसको नाम दे दिया यहां पर बी, और ये सी, तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया आपके समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोलेस ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में एक समान होती है और उन दो एक समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले कोण भी एक समान होते हैं। तो ये 15 डिग्री आया, ये भी 15 डिग्री आया, इसका मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है आपस में क्या होगी, बराबर। तो ये तो 42 किलोमीटर दे रखी है, तो डेफिनेटली ए बी बराबर बी सी होगी, जो कि बराबर होगा किसके, 42 किलोमीटर के। तो ये भी आ गया आपके 42 किलोमीटर। काम आएगा या क्या आएगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। चलिए, आपको तो ये हाइट निकालनी है, तो ये हाइट निकालनी है, तो इसको अभी देखते हैं हम। तो जरा देखिएगा, इस वाले त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। ये जो त्रिभुज यहां पर बन रहा है अंदर की तरफ, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो हाइट तो आपको ये निकालनी है पूरी, तो ये पूरी हाइट निकालनी है। तो इस पूरी हाइट के लिए हम क्या करेंगे, पूरी हाइट के लिए हम इस तरह से देखेंगे कि ये यहां से यहां तक निकाल लेते हैं पहले, जो कि आसानी से निकल रहा है, क्योंकि 30 60 90 ये तीन कोण है, तो हमें 90 डिग्री के सामने वाला पता है 42 किलोमीटर, हमें 60 डिग्री के सामने वाला निकालना है, तो 90 डिग्री के सामने 42 किलोमीटर है, तो 60 डिग्री के सामने के लिए मान कितना होगा, तो 90 डिग्री के सामने 2 इकाई होता है, 2 इकाई का मान 42 किलोमीटर है। तो फिर अगर हम बात करें एक इकाई का, तो 42/2 21 किलोमीटर होगा। लेकिन हम कौन सा निकाल रहे हैं, 60 डिग्री के सामने वाला, जो कि होता है √3, तो √3 इकाई का मान क्या होगा, √3 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 21 √3 मीटर आया। तो क्या ये उत्तर आया क्या हमारा, नहीं, अभी तक ये आंसर नहीं आया है। ये आया आपका यहां से लेकर यहां तक का मान कितना आया, जो कि हम देख सकते हैं 21 √3 मीटर है। अभी तो ये भी निकालना बाकी है, तब इस पूरे की हाइट निकलेगी। ये कितना होगा उसको भी जरा देखते हैं। तो देखिएगा, इसको इस तरह से अगर हम मिलाएं तो ये भी कितना है आपके 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 है, ये 90 है, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, ये जो है ये आपका रह जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपके सामने त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज आपके सामने बनकर आया है। तो ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि कितनी है 42 किलोमीटर, और हमें निकालना है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि ये होगी, और जितनी ये होगी उतनी कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो 90 डिग्री के सामने है 42, तो 90 के सामने होता है 2 इकाई, 2 इकाई का मान कितना है 42, हमें निकालना है 30 के सामने वाला, तो 30 के सामने वाला मतलब 1 इकाई, तो 1 इकाई का मान हम क्या कह देंगे, 1 इकाई का मान हो जाएगा हमारे पास कितना, 42/2 मतलब 21 किलोमीटर। तो ये 21 किलोमीटर आ गई आपकी क्या, यहां से यहां तक के लिए जो दूरी है वो। हमें तो ये पूरी हाइट निकालनी थी जो कि निकल चुकी है, ये है 21 √3 किलोमीटर और ये 21 किलोमीटर, तो पूरा आंसर आ गया आपके पास 21 √3 प्लस 21 बाहर ले लेते हैं तो अंदर बच गया √3 + 1 क्या, किलोमीटर। यही आपको पूछा था। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया 21 ब्रैकेट √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज किलोमीटर। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस का डायरेक्ट भी हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, और वो फॉर्मूला ये होता है, जब आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, डायग्राम बनता है, तो वो फॉर्मूला ये कहता है चली गई दूरी, जो कि प्रश्न में कितनी है 42 किलोमीटर, चली गई दूरी बटा 2 और मल्टीप्लीकेशन में √3 + 1, ये फिक्स रहता है, यही आंसर आएगा। चली गई दूरी 42 है, 42/2 करोगे 21 × √3 + 1, वही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर निकलता है। अगर फॉर्मूला याद रखना चाहें डायरेक्ट वैसे रख सकते हैं,
नहीं तो कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि केवल इंग्लिश में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, एट अ पॉइंट on a level ground the angle of elevation a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12। ठीक है, आगे कह रहा है, on walking 192 meter towards the tower the tangent of the angle of elevation is 3/4, find the height of the tower। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक आपके टावर है, प्रश्न के अनुसार ये धरातल है, आपको कह रहा है कि यहां से अगर इस टावर के शीर्ष के लिए अगर हम देखें तो इसका जो टेंजेंट हो, मतलब साइन कॉस टेन जो होते हैं उनमें से जो टेन है वो कितना है, 5/12 है। तो इसका मतलब ये अगर हम ए ले लें, क्योंकि टेंजेंट है, 2 बार टेंजेंट है तो θ1 θ2 ले सकते हैं या tan A tan B ले सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार tan A क्या हो गया, 5/12। ठीक है, तो 5/12 हो गया। तो 5/12 तो जो tan होता है उसकी वैल्यू क्या होती है वो भी जरा देख लेते। तो ये tan A की वैल्यू हमने कही है कितनी, 5/12। तो लाल बटा कक्का अगर हम लगाते हैं तो वहां से अगर tan देखते हैं तो क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो आपने एंगल ये लिया, ये तो 90 डिग्री होगा, आपने एंगल ये लिया है तो लंब होगा इसके सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, और आधार ये हो गया कितना, 12। ठीक है, यहां तक। फिर कह रहा है कि 192 मीटर्स जो है वो आ जाता है उस टावर की तरफ। तो इसका मतलब अब स्थिति क्या हो गई, यहां से 192 मीटर इधर आ चुका है, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो जरूर हमको दे रखी है 192 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर इसी को देखता है और जो टेंजेंट है वो इस बार चेंज हो जाता है। तो इस बार एंगल भी आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, और वो एंगल हमने बी मान लिया। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं क्या, बी। तो ये लीजिए, ये एंगल हो गया आपके बी एंगल। इसके लिए tan की वैल्यू क्या होगी वो भी दे रखी है हमें, इसका टेंजेंट दे रखा, मतलब tan बी आपको दे रखा है, जो कि कितना है, 3/4 लंब बटा आधार। तो ये लंब और ये आधार। तो जरा आप देख सकते हैं लंब तो यही होगा इसके सामने वाली भुजा, जो कि पिछली बार 5 इकाई थी, इस बार बी के लिए कितनी इकाई है, 3, और ये यहां से यहां तक कितनी इकाई है, 4। ठीक है, तो जरा इन दोनों tan में देखें तो दोनों tan के लिए लंब जो है, परपेंडिकुलर जो है वो सेम है, जो कि एक बार 5 इकाई बता रहा है और एक बार 3 इकाई बता रहा है। तो इस 5 और 3 इकाइयों को हम एक समान कर लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लें, 15 हो गया। तो इसको भी हम 15 बना लेते हैं। तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 3 से होगा फिर गुणा। तो ये हो गया कितना, 15 बटा में कितना, 36। और इसको भी 15 बना लेते हैं, तो इसको हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और ये भी 5 से गुणा। तो ये हो जाएगा कितना, 15/20। अब आप देख सकते हैं दोनों ही टेंजेंट के लिए जो परपेंडिकुलर है, जो लंब जिसे हम कहते हैं, वो 15 और 15 इकाई आ रहा है। तो इस 15 इकाई का ही आपको मान पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो कि ये है, जो कि 15 यूनिट हमने दोनों में सेम कर दी है। तो 15 इकाई का आपको मान निकालना। तो हमें दे क्या रखा है, तो देखिए जरा tan A के बारे में बात कर रहे हैं। तो tan A के बारे में बात करते हुए ये पूरी इकाई ले रहे हैं, जो कि कितनी है अब, 36। ठीक है, और जब tan B के बारे में बात कर रहे हैं तो इकाई इसके बारे में बात करेंगे, जो कि अब कितनी है, 20। तो ये पूरी है 36, उसमें से ये है कितनी, 20। तो बची कितनी आपके पास, 16, जो कि किसके बराबर होगी, 192 मीटर के इक्वल होगी। तो 16 यूनिट जो है वो बराबर हो चुकी है 192 मीटर की। क्योंकि आप देखेंगे जब आपने वैल्यूज चेंज कर दी, परपेंडिकुलर की इकाइयां एक समान कर दी, तो आधार की इकाइयां भी बदल गई। ए के लिए आधार हो गया 36 इकाई और बी के लिए आधार हो गया 20 इकाई। तो ये पूरा 36 इकाई है, बी के लिए ये 20 इकाई है। तो यहां से यहां तक कितना बचा, 36 में से 20 कम कर दिया तो 16 इकाई बचा, जो कि 192 मीटर के इक्वल हो गया। अब एक इकाई का मान कितना होगा, 192/16। क्या हमें एक इकाई निकालनी है, नहीं, हमें तो इसकी हाइट निकालनी है, जो कि क्या है, 15 इकाई। तो मल्टीप्लीकेशन में कर लेते हैं 15 15। आ गया आपका आंसर।
कैंसिल कर लेते हैं। कितनी बार जा रहा है, सबसे पहले एक बार, 3 बचा 32, तो 2 बार गया। तो ये लीजिए 15 का 12 से सिर्फ गुणा करना है तो कि आ जाएगा 180 मीटर। तो आपको हाइट पूछी गई थी टावर की जो कि आ रही है 180 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एडवांस मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका हम पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 2 और एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, जो कि 7वां सवाल है, बिल्कुल उसके जैसा ही है जैसा छठा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू अलग है, बाकी करने का तरीका और क्वेश्चन बिल्कुल वही रहे। क्या है आपके सामने, मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार से है कि tan A आपको दे रखा है 8/15। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमने A ले लिया, 8/15 है, tan है तो लंब बटा आधार होगा, तो इसके सामने वाला जो है इसकी इकाई हो गई 8 और ये जो आधार है इसकी इकाई हो गई 15। 15 या 8 मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ यूनिट हम कह सकते हैं। फिर कह रहा है 117 मीटर किधर चलना है, टावर की ओर। तो 117 मीटर हम टावर की ओर चल लेते हैं। तो ये यहां से यहां तक हम चल लिए, माना 117 मीटर, ठीक है। ये हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस 117 मीटर। फिर उसी को हम देखते हैं और उन्नयन कोण जो होता है इस बार tan B जिसके लिए दे रखा है 3/4। इसका मतलब इस बार एंगल कितना आपके पास B है, तो ये B एंगल हो गया आपके लिए, ये आपको दे रखा है 3/4, तो ये यूनिट हो गई 3 और ये यूनिट हो गई 4। अब देखिए tan A जो है उसके लिए कितना कह रहा है 8/15, tan B जो है उसके लिए कितना कह रहा है 3/4। प्रश्न कह रहा है अब आप tan A और tan B दोनों में देखें तो लंब तो यही है, परपेंडिकुलर तो यही है, तो इसका मतलब दोनों की इकाइयां एक समान कर लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इकाइयां एक समान करते हैं तो 8 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 24। तो इसको अब 3 से गुणा करवा देते हैं हम, तो ये हो गया 24। तो इसका भी तो 3 से होगा, कितना 45। इसका 8 से गुणा करवा लेते हैं तो इसका भी 8 से गुणा होगा, ठीक है। 8 का 3 से कितना 24, 8 का 4 से कर लेते हैं, कितना हो गया 32, ठीक है। अब 24 और 24 दोनों के लिए जो आपके लंब है उनकी इकाइयां एक समान आ चुकी है। तो अब हमको 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है जो कि इस टावर की ऊंचाई है। अब देखिएगा tan A को लेते हैं सबसे पहले, क्या है 45 है, तो ये यूनिट जो है ये यूनिट कितनी है 45 यूनिट है चेंजेस करने के बाद में। फिर tan B के लिए देखें तो 32 यूनिट है आधार, तो ये यूनिट जो है ये 32 यूनिट है। तो ये यूनिट कितना होगा, 45 में से 32 कम कर लेते तो कितना होगा, ये 13 यूनिट होगा जो कि 117 मीटर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 13 यूनिट 117 मीटर के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 117/13। क्या हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी जो कि है परपेंडिकुलर लंब, जिसके लिए हमने 24 यूनिट दोनों जगह सिमिलर कर लिए हैं। तो 24 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। आगे आपका आंसर 13 से, तो ये सीधा सीधा कितनी बार जा रहा है 9 बार, 13 नम 117 होगा। 24 का 9 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया 9 का 4 से 36, 9 का 2 से 18, 18 और 3 हो गया आपके पास कितना 21, 216 मीटर। तो इसका आंसर आ गया, इस टावर की जो हाइट है वो कितनी होगी 216 मीटर होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है 8वां सवाल, देखिए यदि एक अपूर्ण खंबे को, अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है, अपूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का एक बिंदु से जो कि खंबे के पास से 100 मीटर की दूरी पर है स्थित है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि पूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो अपूर्ण खंबे की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। जैसा कि मैंने आपको कहा इस तरह के सवालों में अगर आपका डायग्राम सही बनता है तो मान लीजिए आपने 80-90% काम कर लिया है, फिर सिर्फ और सिर्फ रेशियो आपको लगाना और आंसर निकालना है।
तो लैंग्वेज समझते हुए आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको कह रहा है यदि एक अपूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का एक बिंदु से जो कि खंबे के 5 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, उन्नयन कोण कितना है 45। चलिए ये है आपका खंबा, अपूर्ण खंबा है, मतलब पूरा नहीं ले रहे हम, केवल ये उस खंबे का छोटा सा कोई भाग ले लेते हैं अभी तक प्रश्न के अनुसार। तो इसके ऊपरी भाग का इस खंबे के 100 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु का उन्नयन कोण प्रश्न के अनुसार कितना कह रहा है 45 डिग्री है। ये आपको पता है कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको क्या कह रहा है, यदि पूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। अब ये अपूर्ण था तो इसको पूरा मतलब ये मान लिया ये पूरा था, तो इसके ऊपरी भाग का इसी बिंदु से उन्नयन कोण देखें तो वो कितना है प्रश्न के अनुसार, वो है आपका 60 डिग्री, अंदर की तरफ ही बना हुआ ये। चलिए तो उस अपूर्ण खंबे की लंबाई क्या होगी आपको बताना है कि ये जो है ये कितना होगा वो आपको बताना है, जिसको हम नाम दे देते हैं h। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा तो अपूर्ण खंबे की लंबाई कितनी बड़ी, चलिए ये h नहीं निकालना है, एक्चुअली आपको पूछा ये है कि उस अपूर्ण खंबे की लंबाई कितनी बढ़ गई, इसका मतलब आपको वैल्यू ये निकाल के बतानी है। ये वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है, जिसको नाम हम दे देते हैं क्या h। निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, कैसे देखिए। ये त्रिभुज देखिए ये 45 है, ये 90 है, तो डेफिनेटली ये भी 45 होगा, सिर्फ त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं। तो 45 के सामने कितना है 100, तो 45 के सामने ये यहां से यहां तक ये भी कितना होगा 100 मीटर ही होगा, मीटर में चल रहा है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 45 45 90, तो 45 45 90 वाला जो रेशियो है उसमें 1 1 और कितना आता है 2, तो 45 के सामने अगर 1 मीटर है तो दूसरे वाले 45 के सामने भी 1 यूनिट ही है, तो एक यूनिट का मान 100 मीटर है, तो डेफिनेटली इस वाली एक यूनिट का मान भी 100 मीटर ही होगा। चलिए अब देखिएगा जरा, ये 100 मीटर है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपके 30 डिग्री। कोई उन्नयन या अवनमन कोण नहीं है, सिर्फ ये एक त्रिभुज का कोण है। अब देखिए जरा, इस पूरे का मान निकलेगा, इस पूरे त्रिभुज को देखिएगा, पूरे त्रिभुज में ये 90 ये 60 और ये 30, मुझे क्या पता है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है जो कि कितनी है 100 मीटर। मुझे क्या निकालना है, वैसे तो ये ही निकालना है सिर्फ, लेकिन केवल सिर्फ ये नहीं निकलेगा, पहले ये पूरा निकालेंगे, उसमें से 100 कम कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो पहले इस पूरे को निकाल, तो ये पूरा कितना है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, 30 डिग्री के सामने 100 मीटर है, 60 डिग्री के सामने वाला निकालना है, तो 30 डिग्री के सामने तो एक इकाई होती है जो कि 100 मीटर है, 60 डिग्री के सामने कितनी होती है √3 इकाई होती है, तो इसका मतलब इस पूरे का मान आ गया 100√3 मीटर। ठीक है, जो कि इस पूरे के लिए है, हमें तो केवल ये h निकालना था, तो 100√3 मीटर किसके बराबर है, h प्लस 100 के बराबर है, तो इसको लिख लेते हैं h प्लस कितना 100। अब आपको तो h निकालना है, 100 इधर ले आइए, तो 100 इधर आ जाएगा, फिर 100 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह गया √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका। ठीक है, 100 इधर आएगा तो 100√3 में से 100 लेस करेंगे, फिर 100 बाहर लेंगे, फिर √3 माइनस 1 रहेगा, वही हमने किया है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, एक हवाई जहाज जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए एक अन्य हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इस समय जमीन के एक बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले जहाज तथा उसके नीचे वाले अन्य हवाई जहाज के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है, तो जरा बताइए दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए देख लेते हैं। एक हवाई जहाज जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई मान लेते हैं, ये हो गई। तीन 3125 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए एक अन्य हवाई जहाज के नीचे से निकल जाता, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी एक कोई दूसरा हवाई जहाज है।
ये हो गया सेकंड वाला हवाई जहाज, इसके नीचे से ये निकल गया 3125 मीटर की ऊंचाई पर जो उड़ रहा है वो। तो ये हो गया आपका पहला हवाई जहाज और ये हो गया आपके दूसरा हवाई जहाज। फिर आपको क्या कह रहा है, इसी समय जमीन के एक बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले जहाज तथा उसके नीचे, चलिए इसको पहला और इसको दूसरा कह रहा है, तो अपन इसको पहला ले लेते हैं प्रश्न के अनुसार और इसको ले लेते हैं दूसरा। जमीन के एक बिंदु से ऊपर उड़ते हुए पहले जहाज तथा उसके नीचे वाले अन्य हवाई जहाज के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री आपको दे रखे हैं। तो ये बिंदु हम ले लेते हैं यहां पर, ये उन्नयन कोण और ये इसका भी उन्नयन कोण एक ही समय के लिए है। तो आपको क्या बोल रहा है कि ऊपर उड़ते हुए पहले तथा उसके नीचे वाले अन्य हवाई जहाज के उन्नयन कोण आपको दे रखे हैं कितने, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं आपको, तो 30 और 60 है, तो आप देख सकते हैं ये कितना होगा, 30 होगा और ये कितना होगा, 60 होगा। आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है कौन सी, ये वाली। तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ये हो गया कितना, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिएगा, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। छोटे वाले त्रिभुज की ही बात करते हैं। मुझे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है जो कि 3125 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये ले लेते हैं जो कि वर्बली मौखिक रूप से बताई जा सकती है। 30 60 90 मतलब 1√3 और 2 का मामला है। तो 30 डिग्री के सामने 3125 मीटर है, मतलब एक इकाई 3125 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 इकाई, मतलब 3125 मल्टीप्लाई √3, ये मान हो गया इसका। पर हमें तो क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो जरा देखिएगा, ये बड़ा वाला कोण 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो फिर ये कितना होगा, 30 डिग्री। ये हम बात कर रहे हैं अब किसकी, पूरे त्रिभुज के बारे में। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो गया। हमें 30 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है जो कि कितनी है, 3125 इंटू √3 मीटर, और 30 डिग्री के सामने इकाई होती है 1। हमें निकालना है ये डिस्टेंस, तो ये तो निकलेगी नहीं, पहले ये पूरा निकलेगा, उसमें से 3125 हम कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा पूरा, ये आपके 60 डिग्री के सामने है, तो हम ये कह सकते हैं 30 डिग्री के सामने 1 इकाई का मान पता है, 60 डिग्री के सामने √3 इकाई का मान निकालना है, तो जो 1 का मान है उसका √3 से गुणा कर देते हैं। तो ये जो पूरा है आपके यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, जिसको नाम दे दें ये A, ये B, और ये पॉइंट यहां पर दे देते हैं हम C। तो AB का जो मान है वो कितना आ गया, 3125 √3, 1 इकाई का मान, √3 इकाई का मान क्या होगा, इसका गुणा कर लेते हैं, √3 का √3 से 3, 3125 का 3 से कर लेते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3000 का 3 से गुणा कितना हो गया, 9000, 125 का 3 से करना है, तो 125 का आप 3 से करोगे तो ये हो गया 375। तो हम कह सकते हैं 9375 मीटर आया। क्या ये उत्तर आ गया, क्या नहीं, ये तो मान आया है यहां से यहां तक का, हमें केवल चाहिए ये वाला। तो ये 3125 जो कि यहां से यहां तक का है, तो पूरे 9375 में से 3125 घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे आपके पास आंसर सीधा 9375 में से 3125 कम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है, 0 7 और ये 2 5 3 और एक ये कितना 2, फिर 9 में से 3 गया 6, तो 6250 मीटर जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिएगा। दसवां सवाल आपको कह रहा है, सड़क के दोनों और 2 खंबे जो कि विपरीत दिशाओं में है लगे हुए हैं। एक खंबा 108 मीटर ऊंचा है। इस खंबे के शिखर व दूसरे खंबे के शिखर तथा अधोभाग के अवनमन कोण, इसका मतलब इस 108 मीटर के खंबे के शीर्ष से अगर दूसरे खंबे के शीर्ष और उसके तल को देखा जाता है तो बनता है कोण अवनमन,
तो ये पता चल गया 108 मीटर वाला जो खंबा है वो दूसरे वाले से ऊंचा है। चलिए बना लेते हैं। ये हो गया आपके 108 मीटर, ये कोई दूसरा खंबा हो गया, ये धरातल हो गया, यहां से इसके शीर्ष और यहीं से इसके तल के अवनमन कोण दे रखे हैं, और अवनमन कोण हमें पता है हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना दी, जो कि दे रखे हैं कितने, 30 और 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया कितना आपके 60 डिग्री। अब आपको पता है कि ये Z बन रहा है पूरा इस तरह से, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा, जो कि उन्नयन कोण हो गया एक तरह से। और अगर इसको मिला दिया जाए इस तरह से, यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल हम ड्रॉ कर दें, तो ये जो आपके 30 है तो ये भी Z बन गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए, और 108 जो आपको दिख रहा है मीटर, वो कहां से कहां तक है, ये 108 मीटर ये पूरा है। आपको पूछा जा रहा है दूसरे खंबे की ऊंचाई क्या होगी, वो निकालिए। तो ये आपको जो H है ये निकाल के बताना है। चलिए, डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। ये तो 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो चलिए देखिएगा कैसे होगा। चलिए, ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो हमें 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है जो कि 108 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा मतलब ये क्या होगी, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3। तो √3 का मान 108 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1। तो 1 का मान कितना होगा, 108 बटा √3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। अब अगर इसको हम देखें तो 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 3, ठीक है। तो 36 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √3 से √3 में कैंसिल कर लूं, तो ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू है वो आ चुकी है कितनी, 36√3 मीटर। चलिए, ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 36√3 मीटर। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है 36√3 मीटर। ये 36√3 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 36√3 मीटर ही होगा। ये पूरा 108 है, इसमें से अगर इसको घटा दें तो बची हुई ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये किसके सामने है, तो ये आप देख सकते हो, ये 30 है, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा, 60। तो 60 के सामने कितना है, 36√3 मीटर। तो 30 के सामने कितना होगा, 1 इकाई का मान निकालना है। 60 के सामने √3 इकाई का मान पता है, तो 1 इकाई का मान कितना होगा, 36√3 बटा कितना, √3। ये आ गया कितना, 36 मीटर। तो 36 मीटर आपके यहां से यहां तक की ये वैल्यू आ चुकी है। पर हमें तो केवल ये निकालना है, तो पूरा कितना, 108। 108 में से 36 कम कर लूं तो बची हुई ये वैल्यू भी आ जाएगी, और वही हमें निकालना है। तो आंसर हम कह सकते हैं 108 में से 36 आप लेस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 36 में 4 करेंगे तो 40, फिर ये कितना हुआ आपके 60, ये 68 और 4 कर ले हम, तो 68 और 4 आ गया 72। तो आंसर आ जाएगा 72 मीटर, जो कि आपको इसकी हाइट बतानी थी, आ चुकी है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए, एक समतल पर खड़े टावर की परछाई 50 मीटर ज्यादा लंबी पाई जाती है जब सूर्य से 49 कोण मतलब उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो बताइए उस टावर की ऊंचाई क्या होगी। आसान है बहुत ही। सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बना लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। एक समतल पर खड़े टावर की परछाई 50 मीटर ज्यादा लंबी पाई जाती है, तो ये टावर हो गया एक तरह से, ठीक है। टावर की लंबाई आपको कह रहा है 50 मीटर ज्यादा हो जाती है, परछाई की लंबाई कह रहा है, तो ये टावर हो गया एक तरह से। पहले इसकी परछाई इतनी थी, फिर ये कह रहा है कि 50 मीटर ज्यादा हो गई। इसका मतलब यहां से ये यहां तक 50 मीटर हम कह सकते हैं, जो कि पहले से ज्यादा हो चुकी है। ये कब हुआ, ये उस समय हुआ जब सूर्य का 49 कोण मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। तो जैसा कि आपको पता है सूर्य यहां होगा,
ठीक है, 49 कोण यहां बनेंगे, तो ये पहले 60 डिग्री था, फिर ये कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री और ये आपके हो गया कितना 30 डिग्री, और ये आपको पता है 90 डिग्री ही होगा। आपको पूछ रहा है उस टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो ये टावर है यहां से यहां तक, इसकी हाइट मतलब ये एच आपको निकाल के बताना है। ठीक है, यहां तक आसानी से बता सकते हैं, 50 मीटर हो गया आपके ये। तो जरा देखिएगा इसके लिए, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात करूं तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 60 होगा, क्योंकि 60, 30 और 90 तब 180 होगा। तो जरा आप देख सकते हैं ये पूरा 60 डिग्री है, उसमें से ये 30 डिग्री है, तो बचा हुआ ये कितना हुआ, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो जरा अब आप इस वाले त्रिभुज को देखिएगा, इस वाले त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि इसको नाम दे दें अगर हम, तो इसको नाम हम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। तो अब हम अगर त्रिभुज ए बी सी के बारे में बात करें, तो ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये कोण 30 डिग्री है और ये कोण 30 डिग्री है, तो कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दो समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले कोण आपस में एक समान होते हैं। तो ये यहां से यहां तक 50 मीटर दे रखा है, तो ये भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर, तो ये भी हो जाएगा आपके कितना 50 मीटर। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए डी और सी। तो त्रिभुज ए डी सी में अब हम बात करते हैं, तो त्रिभुज ए डी सी में अगर अब हम देखें तो क्या देख पाएंगे कि हमें 90 डिग्री के सामने वाली जो है 50 मीटर की भुजा है वो पता है, हमें निकालना है 60 डिग्री के सामने जो भुजा है जिसको हम एच कह रहे हैं उसका मान क्या होगा। तो 30, 60 और 90 वाला जो रेशियो है वो लग रहा है, 90 डिग्री के सामने 50 मीटर है और 90 डिग्री के सामने इकाई कितनी होती है, 2, तो 2 इकाई का मान 50 मीटर है, एक इकाई का मान कितना होगा, 50/2। क्या हमें एक इकाई का मान चाहिए, नहीं, हमें तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये एच निकालनी है। तो 60 डिग्री के सामने हमें पता है कितना होता है इकाई के तौर पर √3, तो एक इकाई का मान इतना है, हमें √3 इकाई का मान चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन में कर लेंगे √3। फाइनली आंसर हम कह सकते हैं कितना आ गया, 25√3 क्या मीटर जो है उस टावर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसी क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में, और उसमें हमारा एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, जिसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 3। उसका एक क्वेश्चन हम कर चुके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा। वैसा ही कुछ है जैसा 11वां था, तो जब वैसा ही सवाल है तो करेंगे भी उसी तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है जरा रीड करके देखते हैं इसको। एक टावर के ऊपरी भाग के साथ जमीन के दो बिंदुओं ए व बी से उन्नयन कोण क्रमशः 15 और 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये बिंदु ए व बी दोनों एक ही तरफ हो तथा ए बी बराबर 48 मीटर हो, तो उस टावर की ऊंचाई क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला था, सिर्फ वैल्यूज अलग है। तो कैसे होगा, सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। ये हो गया टावर प्रश्न के अनुसार, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि जमीन के दो बिंदु हैं ए व बी, उनके उन्नयन कोण 15 डिग्री और 30 डिग्री दे रखे हैं। तो देखिएगा, ये बिंदु हो गया ए और ये बिंदु हो गया बी। तो इस ए बिंदु और बी बिंदु से जो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमको गिवन है वो कितना है, 15 डिग्री, ये लीजिए, और ये 30 डिग्री। चलिए ठीक है यहां तक। फिर आपको कह रहा है ए व बी दोनों एक ही ओर स्थित है, बिल्कुल एक ही ओर बनाए हमने, और इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 48 मीटर की। तो ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की कितनी, 48 मीटर, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है उस टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो इस h की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये तो आपको पता है 90 डिग्री ही होगा। चलिए अब जरा देख लेते हैं इसमें क्या करना हमें। तो नाम दे देते हैं इसको भी, ये ए है ये बी है, तो इसको दे दिया सी और इसको दे दिया डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज
ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में मैं क्या देख पा रहा हूं, ये 15 डिग्री है, चलिए ये यहां पर 30 है, ये 90, तो जरा पहले इसको सही कर लेते हैं, सही मतलब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिएगा, मैं पहले बात करूं इस बी सी और डी के बारे में, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा डेफिनेट, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात करूं तो ये 90 है, ये 15 है, तो 90 और 15 कितना हो गया आपके पास, 90 और 15 हम कह सकते हैं 105 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 और 15 105 डिग्री हो गया, टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो उसमें से 90 और 15 105 डिग्री हो चुका है, तो ये जो पूरा कोण है बड़े वाले त्रिभुज का ए सी डी का, वो कितना रह जाएगा 75 डिग्री, तब हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिएगा ये पूरा 75 डिग्री है, उसमें से ये 60 डिग्री है, तो बचा हुआ ये कितना होगा, ये होगा आपके 15 डिग्री, ठीक है। अब जो मैं कह रहा था त्रिभुज ए बी डी में देखने का, वो अब हम देखेंगे। तो अब त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, मतलब दो कोण बराबर हो गए, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और दो कोण कौन से बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, वही दो कोण बराबर होते हैं जो दो समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर। तो ये तो 48 मीटर प्रश्न कह रहा है, तो ये भी कितनी आ गई आपके 48 मीटर। अब जरा हम त्रिभुज देख लेते हैं बी सी और डी। तो बात इसमें तो हमें पता चल गया कि कोण ए बराबर किसके है, कोण यहां पर हम बात करते हैं ए बी डी के, या फिर ए डी बी के जो है उसके बराबर होगा। कोण ए बराबर हो गया ए डी बी के, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज बी सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में अगर जरा देखें तो ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। हमें क्या पता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है जो कि 48 मीटर है, और 90 डिग्री है, 30 है और 60 है, तो 30 60 90 वाला रेशियो वाला कंसेप्ट लगेगा। उसमें 90 के सामने कितना होता है, 2, तो 2 इकाई का मान कितना, 48 मीटर, तो 1 इकाई का मान कितना होगा, 48/2। अब हमें कितनी इकाई निकालनी है वो जरा हम देख लेते हैं। हमें 30 डिग्री के सामने वाली ये h निकालनी है, तो 30 डिग्री के लिए इकाई कितनी होती है, 1, तो 1 इकाई का मान ये रहा, तो आंसर आ गया कितना, 24 मीटर उस टावर की हाइट हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एक तरह से प्रमेय है, थ्योरम है, जिसका डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रख सकते हैं, पर वो होगा कैसे उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, आपको कह रहा है किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, ठीक है, उनसे मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो आपस में परस्पर पूरक है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो कोण जिनका योगफल कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। जैसा कि मैंने कहा ये एक तरह से प्रमेय है, थ्योरम है, जिसका डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। हाइट जो पूछ रहा है वो होगा रूट ऑफ ए बी, पर ये डायरेक्ट आया कैसे वो हम जरूर देख लेते हैं, लेकिन इस प्रमेय की ये आप जो वैल्यू है डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बट हो कैसे रहा है वो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा, किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तो उस मीनार की ऊंचाई बतानी। चलिए ठीक है, ये हो गया मीनार का शिखर, और ये हो गए बिंदु दो जिनके बारे में बात कर रहा है। तो पहला बिंदु है ए पर दूरी पर, दूसरा बिंदु है बी दूरी पर। जैसा कि पता है ये तो 90 डिग्री होगा, ये जो हाइट है ये हमें निकालनी है। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण होगा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही कोण आपस में पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो पूरक कोण तो वही कोण होते हैं जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, अब आपको इस h की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम देख लेते हैं कैसे निकल के आएगी। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज के लिए। तो बड़े वाले त्रिभुज में cot थीटा लगा लेते हैं, आप चाहे तो tan थीटा भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
ठीक है। तो अगर कॉट थीटा लगाएं, जैसा कि आपको पता है लाल बट्टा कक्का की हम बात करते हैं, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और ये क्या होता है आपके कॉट। ठीक है, तो अगर हम टेन लगाएं तो लंब बटा आधार होगा, ठीक है, और अगर हम कॉट लगाएं तो आधार बटा लंब होगा। चलिए, तो अब अगर हम यहां पर देखें कि थीटा है तो टेन लगा लेते हैं, तो टेन होगा तो क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया, ये एच जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा। तो टेन थीटा के बारे में बात करते हैं, तो टेन थीटा मतलब लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा, तो ये एच आ गया। और आधार के बारे में बात करें तो ये पूरा हो गया कितना, बी। चलिए ठीक है यहां तक। अब देखिएगा सेकंड वाले में भी हम क्या लगा ले, टेन लगा लेते हैं, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो टेन क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो एंगल है वो क्या है, इधर ले लेते हैं, ये लगाया हमने दूसरे छोटे वाले त्रिभुज में टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो टेन होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना एच और आधार कितना है ए, तो ये हो गया लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिएगा 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं 90 माइनस थीटा है तो कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 है तो चेंज होगा, तो 10 चेंज होगा कॉट में, और सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहले चतुर्थांश में, तो 10 90 माइनस थीटा बदल जाएगा कॉट थीटा में, बराबर एच बट्टा ए। यहां से एच की वैल्यू ले सकते हैं हम, जो कि क्या आ रही है, ए कॉट थीटा। तो यहां से भी एच की वैल्यू ले सकते हैं, जो कि आ रही है क्या, बी टेन थीटा। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एच की, तो अगर आप इन दोनों को बराबर कर देंगे तो एच की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो अगर आपको एच की वैल्यू निकालनी है तो ये पहली और ये दूसरी समीकरण है, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो बी का ए से मल्टीप्लीकेशन ए बी, टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लीकेशन होगा, जो कि आपको पता है कितना हो जाएगा, एक, और h का h से मल्टीप्लीकेशन कितना, h स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा है जो कि टेन थीटा का इनवर्स होता है, तो कॉट थीटा को मैं एक बटा टेन थीटा लिख सकता हूं, फिर टेन थीटा से टेन थीटा कटेगा, इधर बचा ए बी, उधर है h स्क्वायर, हमें तो h निकालना है, तो h स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं आंसर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर रूट, जो कि उसकी हाइट के बराबर होगा, और यही आपको पूछा था, और ये रिजल्ट मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं, और आया कैसे वो डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये एक तरह से प्रमेय है, थ्योरम है, जिसका रिजल्ट फिक्स है। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा, अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष और अधोभाग से उन्नयन कोण x तथा y है, ठीक है। तदनुसार यदि पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर होगी, ये हमें बताना। कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका वाला x y 10 और इन्हीं में आंसर आने वाला है। तो पहले तो बनाते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम। आपको कह रहा है एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग के उन्नयन कोण, इसका मतलब पेड़ के शीर्ष और अधोभाग के उन्नयन कोण है उस भवन के शीर्ष के साथ, तो डेफिनेटली भवन जो है वो क्या है, पेड़ से बड़ा होगा हाइट में, ऊंचाई में। तो ये हो गया भवन, जिस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया धरातल, और ये हो गया आपके पेड़। आपको कह रहा है कि उन्नयन कोण है पेड़ के शीर्ष और अधोभाग से x और y, तो यहां से उन्नयन कोण इसके शीर्ष का है, और यहां से उन्नयन कोण भी इसके शीर्ष का है। अब ये तो है कितना y, और ये कितना x, तो जैसा कि आपको पता है उन्नयन कोण है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा, तो यहाँ क्षैतिज रेखा दिख नहीं रही है, तो ये क्षैतिज रेखा हमने ड्रॉ कर ली यहां पर, ये लीजिए। अब जो ये एंगल बन रहा है प्रश्न के अनुसार वो क्या हो गया, x डिग्री। ठीक है यहां तक। अब आपको क्या कह रहा है, तो बताइए उस पेड़ की ऊंचाई अगर h मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो पेड़ की ऊंचाई आपको दे रखी है ये h मीटर, ये पेड़ है जिसकी ऊंचाई है h,
तो भवन की ऊंचाई मतलब ये निकालना है, तो इसको कुछ भी नाम दे देते हैं हम। इसको नाम दे दिया हमने ए। इस ए की वैल्यू निकालनी है। अब हम देख सकते हैं ये h मीटर है, तो ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक तो h ही होगा। तो फिर ये कितना है पता नहीं, तो ये हम कह देते हैं एक बार के लिए, ये रहा होगा आपके, ये a बोला है, तो इसको हम नाम दे देते हैं b। ठीक है, और ये कितना है आधार ये नहीं पता, तो इसको नाम दे देते हैं हम c। ये c है तो ये भी कितना होगा, c ही होगा। चलिए, अब आपको कुल मिलाकर निकालना क्या है, a जो कि किसके बराबर है, b प्लस h के। h की वैल्यू तो h ही रहेगी, इस b की वैल्यू हमको निकाल के बतानी है कि b की वैल्यू कितनी है। जितनी b की वैल्यू होगी वो h में जुड़ जाएगी, तो हमारे a का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कैसे करना है उसके लिए। देखिएगा बात करते हैं इसके लिए हम। तो दो आपको यहां पर त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो ये रहा छोटा वाला त्रिभुज जिसे हम कह सकते हैं, तो इसमें आपको क्या पता है, ये b और ये c, तो tan लगा सकते हैं, तो tan x ले लेते हैं बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है b और आधार कितना है c, कोई दिक्कत नहीं। अब लेते हैं हम बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज आप देख पा रहे हैं कौन सा है बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है, बड़ा वाला जो है। तो इसमें हम tan y ले सकते हैं। tan y मतलब tan है तो लंब बटा आधार, तो लंब इसके सामने वाली भुजा जो कि b प्लस h है, और आधार क्या है आपके c। ठीक है यहां तक, चलिए अब देखिए आप इसमें एक चीज ये देख सकते हैं कि इधर भी c है और इधर भी c है, वो कॉमन आ रहा है, तो c की वैल्यू दोनों से ले लेते हैं। उससे क्या होगा, हमारे b की वैल्यू निकल जाएगी और फिर h जोड़ देंगे तो जो a निकालना है उसका मान आ जाएगा। तो यहां से tan x ये है, तो अगर c को हम देखें तो c यहां से क्या हो जाएगा, c बराबर हम कह सकते हैं c इधर चला जाएगा, tan x नीचे चला जाएगा, तो b अपॉन tan x होगा। तो b अपॉन tan x है, तो 1 अपॉन tan x को हम cot x बोलते हैं, तो ये आ गया cot x। वैसे ही यहां से अगर c के बारे में बात करें तो c इधर चला जाएगा और tan y उधर चला जाएगा, तो c बराबर b प्लस h बटा tan y होगा। तो c बराबर b प्लस h बटा में tan y है, तो 1 अपॉन tan y को cot y हम कह सकते हैं, तो ये हो गया cot y। बस आ गया अब आपका आंसर। ये भी c के बराबर है, ये भी c के बराबर है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर लो, जिससे b की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे। तो कर लेते हैं दोनों को एक दूसरे के इक्वल। b cot x बराबर, ये c की वैल्यू है, ये भी c की वैल्यू, तो c की वैल्यू बराबर इस c की वैल्यू के b प्लस h cot y है, तो cot y का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लिया, तो ये हो गया b cot y प्लस h cot y। अब b वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं क्योंकि b का ही मान आपको निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा b cot y, b cot x पहले से है, तो b कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रह जाएगा cot x माइनस cot y, और बराबर में h cot y आपके है। यहां से b की वैल्यू हम देख सकते हैं जो कि कितनी आ रही है, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी आपके b बराबर h cot y अपॉन में cot x माइनस cot y। ये लीजिए, ये b की वैल्यू आ गई, पर हमारा आंसर तो क्या है, a के लिए है जो कि b प्लस h है, तो b तो आ चुका है, अब उसमें h जोड़ना है, तो इसमें h हम ऐड कर लेते हैं। तो h ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से यही लिख लेते हैं हम। क्या होगा देखिएगा, b है आपके पास, उसमें h जोड़ना है, तो ये h cot y अपॉन cot x माइनस cot y, ये तो b हुआ, इसके साथ h जुड़ेगा,
अब आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम आप देख पाएंगे क्या आ रहा है, कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एच है तो ये कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, इससे गुणा होगा तो ये एच कॉट एक्स होगा और माइनस एच कॉट वाई होगा, तो माइनस एच कॉट वाई से प्लस एच कॉट वाई कटेगा तो ऊपर केवल रहेगा एच कॉट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जो आपको ये टावर कह रहा है उसकी ऊंचाई के बारे में एच कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। तो ये था एक तरह से पूरा इसका प्रोसेस जो कि आंसर आपको दे रहा है, और आप देख सकते हैं कितना आ गया फाइनली, एच कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। चलिए, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है 5 मीटर ऊंचा ध्वज 25 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा है। 30 मीटर की ऊंचाई से एक पर्यवेक्षक यह देखता है कि ध्वज और भवन दोनों समान कोण बना रहे हैं, तो पर्यवेक्षक और ध्वज के बीच की दूरी क्या होगी वह हमें ज्ञात करनी। तो पहले बना लेते हैं इसका डायग्राम। 5 मीटर ऊंचा ध्वज 25 मीटर ऊंचे भवन पर है, तो ये लीजिए 25 मीटर ऊंचा कोई भवन हो गया, इस पर ये 5 मीटर ऊंचा ध्वज हो गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया यहां से यहां तक 25, और इस पूरे के बारे में बात करें तो ये हो गया आपके 30। अब आपको क्या कह रहा है, 30 मीटर की ऊंचाई से एक पर्यवेक्षक यह देखता है कि, मतलब कुछ दूरी पर ये 30 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यक्ति है, तो ये है प्रश्न के अनुसार 30 मीटर। वो यह देखता है कि ध्वज और भवन दोनों एक समान कोण बना रहे हैं, तो इसका मतलब, और आपको आगे क्या कह रहा है, तो पर्यवेक्षक और ध्वज के बीच की दूरी क्या होगी वो निकालना है। तो ये हो गया वो पर्यवेक्षक और ये हो गया ध्वज, इनके बीच की ये दूरी आपको बतानी है। तो ये नहीं पता है तो हमने मान ली x आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये एंगल और ये जो एंगल है इस भवन के साथ, इन एंगल के बारे में जानकारी ये कह रहा है कि दोनों बराबर है। इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है। तो ये लिख लेते हैं हम यहां पर थीटा, और ये भी कितना है, थीटा। ठीक है, तो फिर ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा 2 थीटा हो गया। चलिए ठीक है, अब हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। आपको x निकालना है, अभी निकाल लेते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हो गया a, ये यहां b, इस पॉइंट को c, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने d। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज a, b और c के बारे में। जो छोटा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज a, b और c में, ठीक है, आप देख सकते हैं एंगल ये थीटा पता है a, b और c में हमें, तो थीटा है और उसके सामने वाली भुजा 5 है, और ये कितना है x, जो कि हमें निकालना है। और ये तो आपको पता है कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा के सामने वाली भुजा जो कि हम लंब कह रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा आपको लंब पता है और ये आधार पता है, तो tan लगा लेते हैं। तो tan थीटा हम कह सकते हैं कितना हो गया, लंब 5 बटा आधार कितना है, x। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए, बी और डी में, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके अंदर। तो इसमें देखते हैं त्रिभुज ए, बी, डी में, त्रिभुज ए, बी, डी में अगर हम बात करें, तो त्रिभुज ए, बी, डी में अगर हम देखें तो ये एंगल पूरा दिख रहा है आपको कितना, 2 थीटा, और इसके सामने वाली भुजा दिख रही है आपको कितनी, 30, और ये आपका हो गया आधार x। तो लंब और आधार है तो हम लगाएंगे tan। तो अब इसमें फिर से tan थीटा की जगह ये tan 2 थीटा कहलाएगा, क्योंकि एंगल 2 थीटा है, दोनों मिलाकर हम ले रहे हैं। तो लंब हो गया इसके सामने वाली भुजा जो कि है 30, और आधार हो गया आपके क्या, x। चलिए ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो अभी तो ये tan थीटा था, ये tan 2 थीटा है, तो थीटा से 2 थीटा के लिए अगर हम बात करें तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कितना, tan 2 थीटा अगर आपको याद आ रहा हो हमने बात की थी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो tan 2 थीटा को थीटा के फॉर्म में लिखना है तो वहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो tan 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू तो है 5/x, तो लेते हुए चलते हैं 5 अपॉन x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू तो है 5/x, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं 25 बटा x स्क्वायर।
ये tan 2 थीटा का मान हो गया जो कि 30/x के बराबर है, तो ये बराबर कर लेते हैं 30/x। अब आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है जो कि आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए 2 का 5 से करेंगे आप 10 होगा, तो इस 10 से ये 0 सीधा सीधा ऊपर से ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये x है तो ये नीचे जाएगा, फिर इस x से इस x को भी हम काट सकते हैं, तो इसका मतलब ये x और ये x आपके सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है। एक एक दो दो स्टेप ना लिखकर इसी में हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप एक एक स्टेप लिखते हुए चलेंगे तो यही आने वाला है जो मैं सीधा आपको कैंसिल करके बता रहा हूँ। 5 और 2 का गुणा 10, तो 0 से 0 कट गया। ये x नीचे जाता तो नीचे जाएगा तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब इधर एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर का, तो वो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो उस एक्स स्क्वायर को भेज देते हैं हम ऊपर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 रह गया नीचे, और उधर बराबर में कितना है 3 है आपके पास। बस आ गया अब आपका आंसर। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का आप 3 से करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर, और माइनस का कितना 75, फिर इधर 3x स्क्वायर माइनस 75 है तो माइनस 75 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहां देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। 3x स्क्वायर माइनस 75 होगा तो माइनस का 75 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर 3x स्क्वायर रहेगा और ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर कम करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब 75 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, तो 2 को नीचे भेज देते हैं, और x स्क्वायर है तो हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए, तो x का स्क्वायर हटा ले तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो फाइनली जो हम आंसर कह सकते हैं इसके लिए वो कितना आ जाएगा, √75/2, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की, लेकिन इसी 15 नंबर प्रश्न के साथ मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, और ये है उसका पार्ट नंबर 4 जो कि लास्ट पार्ट है। इसका मतलब इस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा क्या कह रहा है। आर मीटर त्रिज्या का एक गुब्बारा किसी पर्यवेक्षक की आंख पर अल्फा डिग्री का कोण बनाता है, जबकि इसके केंद्र से उन्नयन कोण बीटा डिग्री है, तो गुब्बारे का केंद्र मैदान से कितनी ऊंचाई पर है ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से करना है इसको। देखिएगा सबसे पहले बनाते हैं हम इसका डायग्राम। ये हो गया जिस गुब्बारे के बारे में बात की जा रही है वह, और ये हो गया इस गुब्बारे का केंद्र, ठीक है। यहां पर वो व्यक्ति है, मान लिया पर्यवेक्षक जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी आंख के साथ अल्फा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये गुब्बारे को इस तरह से देख रहा है, तो ये जो कोण है प्रश्न के अनुसार ये कोण हो गया हमारे कितना, अल्फा डिग्री का। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। फिर कह रहा है कि जबकि इसके केंद्र से उन्नयन कोण बीटा डिग्री है, तो गुब्बारे का केंद्र मैदान से कितनी ऊंचाई पर है ये आपको बताना। चलिए देखते हैं। तो ये केंद्र हो गया। अब जैसा कि आपको पता है इसको इससे मिलाऊंगा तो डेफिनेटली ये कितना होगा आपके 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने ज्यामिति में प्रमेय देखी थी कि केंद्र को किसी स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री पर ये काटता है, तो ये 90 होगा। चलिए अब आपको कह रहा है कि इसका केंद्र का उन्नयन कोण जो है वो बीटा डिग्री है, तो केंद्र का उन्नयन कोण तो इस तरह से हम देखते हैं, ये केंद्र हो गया, इसका उन्नयन कोण, इसका मतलब ये आपको कह रहा है बीटा डिग्री, तो उन्नयन हो या अवनमन आपको पता है किसके साथ बनता है, क्षैतिज के साथ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और ये हो गई इसकी ऊंचाई जो कि हमको यहाँ निकालनी है। इसको नाम दे दिया O, इसको दे दिया A, इसको दे देते हैं हम क्या C, और ये नाम दे देते हैं यहाँ पर D। चलिए
अब आपको कह रहा है कि ये जो एंगल है ये पूरा कितना है, ये पूरा है आपका बीटा डिग्री, ठीक है, और ये तो 90 डिग्री होगा। आपको कह रहा है कि उस गुब्बारे का केंद्र मैदान से कितनी ऊंचाई पर होगा, तो ये है गुब्बारे का केंद्र और ये है मैदान का तल, ये ऊंचाई ओ ए आपको बतानी है, ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा, ओ ए सी डी, इसको नाम दे देते हैं हम ई। अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहले हम त्रिभुज अगर देखें ये वाला, कि ये आप देख रहे हैं अल्फा है, तो ये और ये कोण के बारे में अगर बात करेंगे तो ये होगा अल्फा बाई 2 और ये भी होगा अल्फा बाई 2 डिग्री, ठीक है। अब हम त्रिभुज देखते हैं यहां पर ओ सी और ई। त्रिभुज ओ सी ई में क्या होगा, त्रिभुज ओ सी और ई में, तो बना लेते हैं इसको जरा। ये 90 डिग्री है, ये ई है, ये ओ है और ये क्या है सी, और ये है आपके अल्फा बाई 2, ठीक है यहां तक। चलिए अब जरा हम देखें तो हमें क्या पता है, हमें ओ सी ई में अगर हम देखें तो ओ से ई और ये ओ ई वैल्यू तो वैसे किसी की नहीं पता है, लेकिन अगर आप बड़ा वाला त्रिभुज भी लेंगे ओ सी ए लेंगे तो ओ सी तो कॉमन आना है, तो ओ सी की वैल्यू हम देखते हैं यहां पर क्या होगी। तो ओ सी लेना है, मतलब आपको 90 डिग्री के सामने जो है ओ सी, वो मतलब कर्ण के बारे में बात करनी, तो हम यहां पर लगा सकते हैं साइन, तो साइन अल्फा बाई 2 हम अप्लाई करते हैं। साइन का मान आपको पता है, लाल बटा कक्का से अगर हम देखें तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब मतलब इसके सामने वाली भुजा मतलब ओ ई, और कर्ण मतलब ये ओ सी, तो हमें तो ओ सी देखना है, तो ओ सी को इधर लेकर आ जाते हैं। ओ सी बराबर ओ ई अपॉन साइन अल्फा बाई 2, तो 1 अपॉन साइन है तो कॉसेक बन जाता है, तो ये हो गया कॉसेक अल्फा बाई 2। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, ओ सी की, ठीक है। अब हम त्रिभुज देखते हैं बड़ा वाला, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ओ सी और ए, तो त्रिभुज ओ सी ए में, तो वो भी बना हुआ है आपके सामने इस तरह से। ये ओ ए जो है ये आपको निकालना है, ओ ए ही तो क्या है आपकी उस गुब्बारे के केंद्र की उस धरातल से दूरी या ऊंचाई, जो भी ये कह रहा है मैदान से, ठीक है। ओ ए आपको निकालना है, तो ओ सी ये रहा, हमने निकाला अभी, जो कि कितना है ओ ई कॉसेक अल्फा बाई 2, और ये एंगल दे रखा है प्रश्न में बीटा डिग्री, ठीक है यहां तक। तो अब हमें निकालना है ओ ए, ठीक है, और ये ओ ई कोसेक अल्फा बाई 2 मतलब ओ सी की वैल्यू हमें पता है, तो यहां पर भी फिर से हम साइन लगाते हैं, तो साइन बीटा, साइन क्या होता है, साइन के बारे में बात करें लंब बटा कर्ण, तो लंब देखें तो कितना है ओ ए, जो कि हमें निकालना है, और कर्ण देखें जो कि है ओ ई कोसेक अल्फा बाई 2। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ओ ए की, तो ओ ई कोसेक अल्फा बाई 2 को इधर दे देते हैं, तो ओ ए का मान आ चुका है, तो आंसर आ गया आपके पास ओ ई कोसेक अल्फा बाई 2 और साइन बीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ओ ए का, जो कि हमको पूछा गया है, और जो कि फाइनली हम क्या कह सकते हैं, क्या आया आंसर, ओ ई कोसेक अल्फा डिग्री बाई 2 और क्या साइन बीटा डिग्री, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस पार्ट का भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई से किसी बादल का उन्नयन कोण किसी झील में अल्फा डिग्री है, ठीक है। इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा डिग्री है, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी होगी वो ज्ञात कीजिए। तो पहले बनाते हैं डायग्राम। तो झील के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमने एक बार के लिए मान ली ये झील है, पानी की झील हो गई ये।
इस तरह से, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपको कि पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई से किसी बादल का उन्नयन कोण किसी झील में अल्फा डिग्री है। तो ये सतह हो गई इस झील की, पानी की, इससे h, तो ये ले ली हमने हाइट कितनी h। यहां से ये जो एंगल आपको दे रखा है, अब उन्नयन कोण है तो क्षैतिज के साथ बनेगा, तो ये एंगल आपको दे रखा है कितना, अल्फा डिग्री। चलिए ठीक है यहां तक। फिर कह रहा है इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा डिग्री है, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या होगी। चलिए, तो झील की h मीटर की ऊंचाई से किसी बादल का, अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि बादल की ऊंचाई हमें निकालनी है, वो दे नहीं रखी है। तो ये तो हो गई आपके झील, ये इसकी सतह है इस तरह से, पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई से किसी बादल का उन्नयन कोण, तो ये लीजिए h मीटर की ऊंचाई, इधर h है तो डेफिनेटली ये हाइट भी क्या होगी, h। बादल मान लेते हैं यहां कहीं पर है, तो इस बादल का इस ऊंचाई से जो उन्नयन कोण है वो आपको दे रखा है कितना, अल्फा। ये कितनी है हमें ये नहीं पता, लेकिन ये हाइट हमको दे रखी है कितनी, h। तो फिर डेफिनेटली ये भी कितनी हो गई, यहां से यहां तक h। ये हो गया आपके जिस बादल के बारे में बात कर रहे हैं वह बादल, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, कहां से, यहीं से, इसी h हाइट से। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर, ये हो गई इसका प्रतिबिंब। तो यहां से इसका अवनमन कोण आपको दे रखा है कितना, बीटा, ये हो गया बीटा डिग्री, और ये आपको दे रखा है ऊपर कितना, अल्फा डिग्री, ठीक है। यहां तक ये हो गया इसका यहां पर प्रतिबिंब, इस तरह से। चलिए फिर क्या कह रहा है, तो बताइए कि झील की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी है। तो झील की सतह हम देख सकते हैं कौन सी है, तो झील की सतह आपकी ये, यहां से ये जो बादल है इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करके बतानी है कि ये क्या होगी। तो इसको मान लेते हैं हम कैपिटल H हमें निकालना। तो जरा आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की आपको हाइट बतानी है, जो कि कैपिटल H आप कह रहे हैं, तो जितना ऊपर है इसका प्रतिबिंब भी उतना ही होगा। तो ये हो गया यहां से यहां तक आपका कितना, H, ठीक है। अब देखिए ये कितना है ये हमें नहीं पता, तो ये हम अगर कहें कि ये पूरा कैपिटल H है, उसमें से ये स्मॉल h है, तो ये हम कह सकते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यहां से यहां तक ये कहा जा सकता है, ठीक है। अब अगर इधर की बात करें तो ये पूरा कैपिटल H है, ठीक है। इस पूरी हाइट को अगर आप लेना चाह रहे हैं, मतलब यहां से अगर आप ये यहां तक की हाइट लेना चाह रहे हैं, तो ये हाइट कितनी होगी, ये h और ये स्मॉल h मिलाकर हो जाएगा h प्लस स्मॉल h। ये हो गई यहां से यहां तक की हाइट, क्योंकि ये सारी हाइट अभी हमारे काम आने वाली है। अभी हम त्रिभुज लेंगे तो उसमें ये सारी वैल्यूज काम आएगी। चलिए अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं ट्राइंगल को, इसको नाम दे देते हैं हम ए, ये पॉइंट हो गया आपकी बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और एक ये नाम दे देते हैं हम डी। चलिए बस अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। हम देखते हैं त्रिभुज पहले ए बी और सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में अल्फा है, ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इधर ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता है, ये हमें लंब पता है, तो अब आधार के साथ ही काम करेंगे। ये कितना है, आधार नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये x है। ये a से लेकर c तक जो है आधार, उसको हमने x मान लिया। चलिए तो त्रिभुज ए बी सी में हम देख सकते हैं tan अल्फा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, ये यहां से यहां तक का, मतलब कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और आधार कितना है x, ठीक है। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब बात कर लेते हैं इस वाले त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज ए सी और डी के बारे में। त्रिभुज ए सी डी में अगर देखूं, ए सी और डी में, तो
ये बीटा डिग्री है, ये 90 है, तो 90 के सामने ये तो कर्ण हो गया, तो ये बीटा इसके सामने वाली भुजा पता है जो कि यहां से लेकर कहां तक है, यहां तक, जिसको हम कह रहे हैं h प्लस स्मॉल h, ठीक है। तो इसमें हम tan बीटा लगा लेते हैं। tan बीटा डिग्री बराबर क्या होता है, tan बीटा मतलब लंब बटा आधार, तो लंब तो ये पूरा होगा इस त्रिभुज के लिए, और ये कितना है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन आधार यही आपका x। चलिए यहां तक आपको पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया क्या, झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या होगी। तो झील की सतह आप देख सकते हैं ये रही, बादल आप देख सकते हैं ये रहा, और ऊंचाई आप देख सकते हैं कैपिटल H जो है उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है। लेकिन यहां से मैं देख सकता हूं दोनों जगह से x हमें बराबर करना है, कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू यहां से क्या होगी, x इधर आएगा, tan अल्फा नीचे चला जाएगा, तो ये होगा h माइनस h अपॉन tan अल्फा, जिसको cot अल्फा हम लिख सकते हैं। यहां से x की बात करें तो x क्या होगा, इधर जाएगा tan बीटा नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी h प्लस h अपॉन tan बीटा, जिसे हम cot बीटा लिख सकते हैं। दोनों x से आपस में बराबर कर लेते हैं, तो ये वाले भी आपस में बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड को बराबर कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो ये हो गया h cot अल्फा माइनस h cot अल्फा बराबर h cot बीटा प्लस h cot बीटा, ठीक है यहां तक। अब कैपिटल H अलग कर लेते हैं क्योंकि उसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैपिटल H देखते हैं, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये H कैपिटल वाला इधर आ जाएगा, तो cot अल्फा माइनस cot बीटा हो जाएगा H कॉमन आने के बाद, तो ये हो गया cot अल्फा माइनस cot बीटा बराबर में ये H है स्मॉल वाला, और ये माइनस वाला H उधर चला जाएगा स्मॉल वाला, तो प्लस का हो जाएगा, फिर स्मॉल h कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा cot बीटा प्लस cot अल्फा, ठीक है। हमें कैपिटल H निकालना था, वो निकल चुका है, जो कि वैल्यू आ रही है साफ साफ आप देख पा रहे हैं, कैपिटल H बराबर स्मॉल h cot बीटा प्लस cot अल्फा अपॉन ये नीचे चला गया cot अल्फा माइनस cot बीटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसका आंसर आ रहा है h ब्रैकेट cot बीटा प्लस cot अल्फा डिग्री अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस पार्ट का और इस चैप्टर का भी। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।